इस कार्यकर्ता के सम्मेलन में आए हुए पार्टी के सभी वरिष्ठ कर्मठ मेहनत कार्यकर्ता साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने, नेताओं ने आपके सामने प्रदेश में आज किस किस्म के हालात हैं, प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद हमें किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, किन किन दिक्कतों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये सारी बातें आपके सामने बहुत खुल करके बताई गई। अगर मैं उन्हीं बातों को दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। बीजेपी की सरकार देश और प्रदेश में बढ़ने के बाद महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, कानून व्यवस्था खत्म हुई है, पढ़े लिखे नौजवान बच्चे के लिए रोजगार नहीं है, नशा बढ़ा है, अपराध बढ़ा है। बीजेपी की सरकार बनने के बाद हर वर्ग के लोग दुखी हैं, परेशान हैं। व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है, किसान और मजदूर दुखी है, स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे भी सरकार से तंग है, महिलाएं भी सरकार को बदलना चाहती हैं। साथियों, 2014 में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी और जब सरकार बनी थी लोग कांग्रेस से दुखी हो गए और बीजेपी की सरकार इसलिए बनाई थी कि मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े वायदे किए, हर वर्ग के लोगों के सामने इस किस्म की बातें रखी थी जिससे लोग प्रभावित हुए। किसान से कहा था कि तेरी फसल की आमदन 2 गुना कर दूंगा, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दूंगा। गरीब आदमी से कहा था तेरे खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। इसी तरीके से जो हमारे सैनिक थे उनसे कहा था 1 रैंक 1 पेंशन दे दूंगा। व्यापारियों से कहा था महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, हर चीज सस्ती कर देंगे, व्यापारी को लाभ पहुंचाएंगे। इस किस्म के बहुत सारे वायदे हुए थे। कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले सामने आ गए। देश और दुनिया में कांग्रेस की बदनामी हो रही थी। हमारा देश में आम चर्चा चल पड़ी थी दुनिया भर में कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। इसलिए लोगों ने बीजेपी को सत्ता में जाने का काम किया। बीजेपी सत्ता में तो आ गई, लेकिन जो वायदे किए उनमें से कोई पूरा नहीं किया। वायदे पूरे करने की बजाय हमें जात पात, मजहब और धर्म के नाम पे बांटना शुरू कर दिया। आपको याद होगा राजकुमार सैनी की पीठ पे हाथ रखा था मनोहर लाल खट्टर ने और उसको कहा था तो पूरे प्रदेश में जा 35 और 36 जात का नारा लगा। वो पूरे प्रदेश में गया और उसने 35-36 जात के नाम पे जहर घोलने का कोशिश की। हरियाणा प्रदेश के लोगों का भाईचारा तोड़ना चाहा। लोगों ने फैसला कर लिया था कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। आम चर्चा चल पड़ी थी हरियाणा प्रदेश में कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का राज बने। आपकी सरकार प्रदेश में ना बने, उसके लिए भाजपा ने षड्यंत्र के तहत आपकी पार्टी को तोड़ दिया। पार्टी की 2 पार्टियां बना दी और 2 पार्टी बनने के बाद जो हमारे से अलग गए थे लोगों ने उन पे भरोसा कर लिया कि ये चौधरी देवीलाल की नीतियों को बढ़ाएंगे। हम कमजोर पड़ते चले गए, उनको ताकत मिलती चली गई। जब चुनाव आया तो चुनाव के समय में
बीजेपी ने एक नारा दिया 75 पार का, और जेजेपी वाले कहते थे हम इनको जमुना पार कर देंगे। कहते थे जो जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान 32 लोग मरे हैं, जिन युवाओं ने बलिदानी दी है, हम उसकी जांच कराएंगे और बीजेपी के नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। अनेक वायदे लोगों से किए थे, 5100 रुपए पेंशन दे देंगे, किसान को कहा तुझे बोनस देंगे। लोगों ने विश्वास कर दिया चौधरी देवीलाल की नीतियों को ये लोग आगे बढ़ा सकते हैं, और उनके 10 एमएलए जिता दिए। जब नतीजे आए चुनाव के तो 50 एमएलए अपोजिशन के थे और 40 बीजेपी के थे। बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी। अगर वो 50 इकट्ठे होकर के बीजेपी को सत्ता से बाहर करके सरकार बनाते, लोगों से किए हुए वायदे पूरे करते, तो फिर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश से खत्म हो जाती। लेकिन वो 10 ऐसे थे जो स्वार्थी थे, जिनकी सोच केवल प्रदेश को लूटना थी। उन 10 ने जाकर के अमित शाह के घर पे बीजेपी को समर्थन कर दिया, समर्थन करके सरकार में शामिल हो गए। 4.5 वर्ष प्रदेश में सरकार में रह करके प्रदेश को लूटा, बड़े बड़े घोटाले किए। लोगों ने मन बना लिया था, दोबारा फिर फैसला कर लिया था कि इनको सबक सिखाएंगे, भाजपा को भी सत्ता से बाहर करेंगे। जब 2024 आया तो आम चर्चा थी पूरे प्रदेश के अंदर कि अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी, और यहां तक भी कहते थे 60 से ज्यादा सीट आएंगे। साथियों, चर्चा तो आम थी, लोगों का मन भी था बीजेपी को सत्ता से बाहर करने। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा अंदर ही अंदर एक षड्यंत्र कर रहा था कि भाजपा सत्ता में बनी रहे और तू मुकदमों से बचा रहे। जब चुनाव नजदीक आया तो सारी पार्टियों ने सर्वे करवाया अपना अपना। सर्वे का मतलब होता है हर पार्टी ये देखती है सर्वे में कि तेरे पार्टी से किसको चुनाव लड़ाया था, कौन जीत सकता है। और सर्वे में यह भी देखा जाता है कि जो सर्वे की रिपोर्ट आएगी, अगर उसके मुताबिक हम अपने फैसले ले लेंगे तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाएंगे। जब सर्वे कराया तो एक चीज सामने आई कि राज तो कांग्रेस का बनेगा, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी ने सिटिंग 30 एमएलए को टिकट दे दी तो 30 में से 17 हार जाएंगे। भाजपा को सर्वे की जब रिपोर्ट मिली उसमें भी यही था, हमने जो कराया उसमें भी यही था, कांग्रेस की रिपोर्ट में भी यही बात थी। जब सर्वे आ गया तो प्रदेश के अंदर अलग अलग जगह पे ईडी के छापे मराए गए केंद्र की सरकार से, और छापे बिल्डरों के घरों पे पड़े। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इन सब चीजों के सबूत है मेरे पास। अब सब लोगों को पता है कि छापे पड़े थे, छापे पड़े थे कि नहीं पड़े थे ईडी के। और जब छापा पड़ा था तो एक राम प्रस्ता नाम का बिल्डर था, उसके घर जब ईडी वाले पहुंचे तो उसके यहाँ से जो दस्तावेज मिले, कागज मिले, उनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम था। वो उसका हिस्सेदार है, पार्टनर है। हुड्डा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। ईडी ने हुड्डा को गिरफ्तार करने की बजाय ये कह दिया कि अगर जेल से बचना चाहते हो तो जाओ बीजेपी के नेताओं से बात करो। और हुड्डा ने अपने आप को बचाने के लिए अमित शाह से जाकर के मिलकर के बात करी। अमित शाह से कहने लगे बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। अमित शाह कहने लगे पहले जाकर के 30 सिटिंग एमएलए की टिकट डिक्लेयर कराओ, घोषणा कराओ इसको।
हुड्डा रात को ही राहुल गांधी के पास गए और कहने लगे मुझे सूचना मिली है कि अगर हमने 30 के 30 सीटिंग एमएलए को टिकट नहीं दी तो आधे से ज्यादा भाग जाएगी, भगदड़ मच जाएगी। आज तो हम सत्ता की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं रुकावट आ जाएगी, एक अलग मैसेज चला जाएगा, गलत प्रचार हो जाएगा। राहुल गांधी ने हुड्डा पे विश्वास किया, 30 के 30 सीटिंग की रात को ही सीट डिक्लेयर कर दी, टिकटें डिक्लेयर हो गई। जब 30 रात को डिक्लेयर हुई, अगले दिन मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि अब बीजेपी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। उसने ये बात इसलिए कही थी कि उसके पास खबर थी कि ये 17 हारेंगे। 17 तो वो हारे और 9 ऐसे हराए थे, अगर उनको टिकट दे देते तो वो जीत जाते। मैं आपको एक सीट का उदाहरण बताता हूं, ऐसे 9 नाम है मेरे पास। आपके साथ अम्बाड़ा लगता है और अम्बाड़ा के अंदर सरदार निर्मल सिंह की जो लड़की है चित्रा सलवारा, अगर कांग्रेस उसको टिकट देती तो वो जीतती कि नहीं जीतती? ये आम चर्चा थी कि चित्रा जीत जाएगी, निर्मल सिंह शायद ना जीते। हुड्डा ने उसकी टिकट काट दी और टिकट भी ऐसे को दे दी जिसका नाम प्री था। अब लोगों को यही पता नहीं था ये प्री आदमी है, औरत है, कौन है, ऐसे आदमी को टिकट दे दी, उसकी हार निश्चित थी। ऐसे 9 लोगों को हराए थे, फिर 9 और ऐसे हराए थे जिनको राहुल गांधी ने टिकट दी। चाणा से वीरेंद्र सिंह के लड़के को टिकट दी राहुल गांधी ने। उस राहुल गांधी की दी हुई टिकट के सामने 3 लोग खड़े किए अलग अलग, और उन तीनों से कहा कि हमारी मजबूरी है, हम आकर के कह सकते हैं कि तुम बैठ जाओ, लेकिन तुमने टस से मस नहीं होना, तुमने चुनाव लड़ना है। कल को मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और मुख्यमंत्री बनने के बाद तुम्हें एमएलए से भी ज्यादा बड़े पदों पे बैठा करके तुम्हारी इज्जत बढ़ा दूंगा। वो जब 3 लड़े तो उनको 60,000 वोट मिले और वीरेंद्र का छोरा जो है 32-35 वोट से हार गया। इस तरह से हुड्डा ने बीजेपी की मदद करी, बीजेपी की तीसरी बात सरकार बनी। हम जब लोगों से ये बात कह रहे थे ये हुड्डा मिला हुआ है तो हमारी बात पे विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन अब मोहर लगी, अब साबित हो गया। पिछले 2 वर्ष से मैं और माजरा साहब लगातार हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव में गए। संगठन कैसे अच्छा मजबूत संगठन खड़ा हो इसके लिए लोगों से मिले, लाखों लोगों से बातचीत करी। हर जगह एक ही चर्चा थी। जब हमने पूछा ये तीसरी बार राज कैसे बना बीजेपी का, तो हर व्यक्ति ये कहता था कि हुड्डा के बेटे ने षड्यंत्र के तहत बीजेपी को जिता दिया। आपके रादौर में इस बात की चर्चा है नहीं है? लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि बीजेपी की सरकार हुड्डा ने बनाई है? ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? अब तो मोहर लगा दी। इस राज्यसभा के चुनाव में 9 कांग्रेस के मेंबर जो एमएलए थे उनमें 5 ने बीजेपी को वोट दिया और 4 के वोट कैंसिल हो गए। सबने हुड्डा को दिखा के दिया। जब उसने 5 के नाम बता दिए तो 4 के क्यों छुपा रहा है? बताने चाहिए कि नहीं बताने चाहिए? लेकिन अगर उनके नाम बता देगा तो कांग्रेस में फिर भगदड़ मच जाएगी। हमारे लिए हुड्डा प्रचार करता था, कहता था अबे सिंह चौटाला तो बीजेपी की बी टीम है, और ये भी कहता था ये तो वोट काटू है। कहता था ना, हमें तो वोट काटू कहता था और खुद वोट बेचता है, वो भी एमएलए के बेचता है। बेचने वाला है कि नहीं है? अब आम लोगों में एक चर्चा है कि आने वाले समय में जहां भाजपा को सत्ता से बात करेंगे वहीं कांग्रेस को भी सबक सिखाएंगे। इस पे भी अब लोगों का विश्वास नहीं है। अब तो लोगों का विश्वास केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे। अब आम चर्चा है कांग्रेस को सत्ता से दूर रखेंगे, भाजपा को सत्ता से बात करेंगे,
चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनाएंगे। ये सरकार साथियों तब बनेगी जब हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, आप लोग जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बूथ के स्तर के ऊपर संगठन को मजबूत करो। बूथ के स्तर पे अगर संगठन मजबूत कर लोगे तो फिर आपकी सरकार बन जाएगी, फिर आपको सत्ता में आने से कोई नहीं रोकता। दूसरा तरीका है सत्ता में आने के लिए अपनी ताकत दिखाओ। आप लोगों ने रोहतक में जाकर के बड़ी ताकत दिखाई नहीं दिखाई। उसका नतीजा ये है कि आपकी पार्टी का ग्राफ बढ़ता चला गया, आप में विश्वास बढ़ता चला गया। अब 27 तारीख को नूह में चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन है, उसमें भी आओ और बड़ी संख्या में आओ, अपनी बड़ी ताकत दिखाओ, ताकि देश में इस बात की चर्चा हो कि हरियाणा प्रदेश से बदलाव शुरू हो गया। आने वाले समय में हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार है। जब बड़ी संख्या में आओगे तो ये प्रचार होगा कि नहीं होगा? फिर तो इन मीडिया वाले साथियों को भी लिखने पर मजबूर होना पड़ेगा कि बदलाव आ गया। तो मैं उम्मीद करूंगा जैसे दिलबाग जी ने और चौधरी शेर सिंह बड़शामी ने विश्वास दिलाया कि रादौर से बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे, यमुनानगर से सबसे ज्यादा है। मुझे भी उम्मीद है, क्योंकि ये रादौर तो एक ऐसा हल्का रहा है जहां चौधरी देवीलाल और चौटाला साहब जिस किसी साथी के कंधे पे हाथ रख देते थे, आप आंख बंद करके उसको जिता करके भेज देते। अब फिर उसी तरह का माहौल बनाओ, उसी तरह का संगठन खड़ा करो, ताकि आपके यहां से आने वाले समय में पार्टी का उम्मीदवार जीते और आपकी सरकार बने। मैं उम्मीद करूंगा कि आप 27 को बड़ी संख्या में आओगे और आगे संगठन मजबूत करोगे। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद।